एप्लीकेशन पे। तो मैं फिर से बता दूं पॉइंट वाइज कि क्या क्या पॉइंट मैटर करता है आपका वर्क परमिट का ड्यूरेशन का। ठीक है, तो टाइप ऑफ वर्क परमिट हो गया, लोकेशन ऑफ एप्लीकेशन हो गया, टाइम ऑफ द ईयर, बैकलॉग, आपका कंसल्टेंट कितना एक्टिव है, और एम्प्लॉयर को आप कब चाहिए। तो वर्क परमिट का जो टोटल प्रोसेसिंग है वो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 8 से 9 महीने तक पूरा जो प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है, ये तो लगता ही है। बाकी हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो है रिगार्डिंग वर्क परमिट। मैंने वर्क परमिट पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं विश्वजीत, मैं फ़िलहाल कनाडा में रह रहा हूँ 3.5 साल से। मैं भी वर्क परमिट पे ही आया था यहाँ पे। तो मैं सोचा कि अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दूँ कि तब मुझे कितना समय लगा था वर्क परमिट पे, और अभी क्या जो प्रोसेसिंग का जो टोटल टाइम है वर्क परमिट का वो कितना लग रहा है। एक्चुअली एक वीडियो बनाया था प्रो एंड कॉन्स वाला, लाइक व्हाट इज़ द प्रो एंड कॉन्स ऑफ कमिंग इन कनाडा ऑन वर्क परमिट। तो आप ज़रूर जाके वो मेरे चैनल पे वो वीडियो देखें, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो के आएंगे कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है और क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान है उसका। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जो वर्क परमिट का जो टोटल प्रोसेस का टाइमिंग है वो बहुत बार डिपेंड करता है कुछ एक पॉइंट्स पे। तो मैं सोचा कि एक एक पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितना लगेगा। ठीक है, तो मैं पॉइंट लिख के लाया हूं। जो वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो बहुत टाइप ऑफ वर्क परमिट। तो आप किस वर्क परमिट पे आ रहे हैं। ठीक है, वर्क परमिट पे आ रहे हैं इसका मतलब ऐसा है कि जो कनाडा में जो स्किल का डिमांड होगा उसी को पहले ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा वर्क परमिट इशू करने के लिए। जैसे मैं बता दूं कि स्किल ट्रेड, जैसे कारपेंटर, ठीक है, प्लम्बर, कुक्स, इन लोग का डिमांड हाई रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन अभी बहुत ज़्यादा जोरों पे है। तो प्लम्बर्स ज़्यादा चाहिए होगा, इलेक्ट्रीशियन ज़्यादा चाहिए, ये सब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ये सब ज़्यादा डिमांड में है, कुक्स ज़्यादा डिमांड में है। तो इनका वर्क परमिट ज़्यादा पहले इशू होगा, क्योंकि ये सोचने वाला बात है कि जितना डिमांड उतना सप्लाई करने का ये कोशिश करेंगे कनाडा को। ठीक है, तो आपका स्किल कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट फास्ट है, स्लो है, स्टेडी है, वैसा। ठीक है, उसके बाद लोकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो वर्क परमिट का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा प्रोसेस का। तो क्योंकि बहुत बार होता है यहाँ पे जो मेजर जो पॉपुलेशन है वर्क परमिट या पीआर वालों का या स्टूडेंट का, तो वो है इंडिया, चाइना, फिलीपींस का। तो इसीलिए यहाँ पे ऑफिस भी ज़्यादा है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो प्रोसेस का टाइमिंग है वो थोड़ा सा कभी कभी स्लो हो जाता है, क्योंकि उनका वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो जो आपका जो एप्लीकेशन है वो किस कंट्री से है। क्योंकि अगर आप ऐसे कंट्री से कर रहे हैं जहाँ से लोग कम आ रहे हैं तो शायद आपका प्रोसेस भी जल्दी हो। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है, मतलब। उसके बाद है आपका टाइम ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ऑफ द ईयर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स का टाइम हो, आपने अप्लाई किया, फेस्टिवल्स चल रहा है, काम स्लो हो गया। ठीक है, या फिर आप इंडिया में किए तो इंडिया में जो ऑफिस है वहाँ पे भी कुछ फेस्टिवल्स चल रहा है, वहाँ पे भी लोग छुट्टी पे हैं, तो क्या होगा, काम स्लो चलेगा। सिंपल सा बात है ना। ठीक है, तो जैसा टाइम है, मान लीजिए ऐसा कोई मंथ है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ नहीं हो, कोई फेस्टिवल्स नहीं हो, तो काम फटाफट चलता रहेगा। अगर उस महीने में बहुत सारी छुट्टी हो, जैसे इंडिया में अगर दिवाली के टाइम पे आप करें, दिवाली, नवरात्रि और ऐसे सब, या फिर उसके बाद विंटर वेकेशन आता है, क्रिसमस आ गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, या फिर ऐसे चलते रहेंगे, तो क्या सोच के रखिए कि आधे लोग तो छुट्टी पे रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बैकलॉग बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो है उनको पता है कि बैकलॉग क्यों मैं बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है। मान लीजिए अप्लाई किए और प्रोसेसिंग जो है उसमें टाइम लगता है।
गवर्नमेंट तो वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा या फिर पीआर का एप्लीकेशन चल ही रहा है, साथ ही साथ रिफ्यूजीज़ आ गए। बहुत बार हो गया कि जैसे अभी इज़राइल फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है, ठीक है, इज़राइल फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है, वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आ गए। जो तालिबान वाला मैटर था अफ़गानिस्तान का, तो वहाँ से भी बहुत सारे रिफ्यूजीज़ आ गए। उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ से भी रिफ्यूजीज़ आ गए। तो उनका भी प्रोसेस चल रहा है साथ बाय साथ, साइमल्टेनियसली आपका प्रोसेस चलेगा और साइमल्टेनियसली रिफ्यूजीज़ का भी चलेगा। तो सोच सकते हैं कि लोग काम करने वाले जितने हैं उनके ऊपर वर्क प्रेशर कितना पड़ गया। वर्क प्रेशर के कारण जो काम का जो पेपर वर्क है वो स्लो हो गया। इसीलिए इस पे भी डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस का जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, इसीलिए वो स्लो हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद बीच में कोविड आ गया था, तो उस टाइम का ही बहुत सारे पेपर मैंने उनको क्लियर करते करते नया आ गया। फिर वॉर स्टार्ट हो गया रशिया यूक्रेन का, तो उस पर भी चला। फिर तालिबान वाला, तो फिर उसके बाद अभी इसराइल और फ़लस्तीन का, तो वहाँ से भी जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनके कारण भी बहुत बार प्रोसेस स्लो हो गया है, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंट आपका कितना एक्टिव है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सब। आप अगर मान लीजिए जब आएंगे यहाँ पे तो किसी एजेंट को हायर करेंगे जो कंसल्टेंट होता है, आपका कंसल्टेंट कितना एक्टिव है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बोला कि ये पेपर जितने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको एक चेक लिस्ट दिया और बोला कि आप ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें। आपने प्रिपेयर कर लिया, उसने रेडी किया, पर सबमिट करने में टाइम लगा रहा है। बहुत बार होता है ना कि थोड़ा लेज़ी जो होता है ऐसा, या फिर सबमिट करते लास्ट में उनको याद आया कि अरे और भी थोड़ा डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं लास्ट मिनट में। जो लास्ट मिनट वाला जो होता है वो आपको हमेशा परेशान करेगा कि लास्ट मिनट में, क्योंकि अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे लास्ट मिनट में आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे अचानक, जिसके कारण धीरे हो जाता है। मेरे टाइम पे हुआ कि मेरे से बोला कि सब डॉक्यूमेंट्स आप दे दो, मैंने सब दे दिया। लास्ट मिनट में मुझे बोल रहा है कि आप अपना कार्निवल का, जब मैं कार्निवल में काम करता था उस टाइम का सैलरी स्लिप दो। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया छोड़े हुए, मैं अचानक कहाँ से लाऊंगा, और वो तो ऑनलाइन आता था। अब मैं लास्ट मिनट में कहाँ से लाऊं, पर लकीली भगवान की दया से एक मेरा दोस्त काम करता था, उसने मेरा हेल्प किया तो सैलरी स्लिप आया, नहीं तो और शायद धीरे डिले हो जाता मेरा जो प्रोसेस था। तो सोचिए कि वो जो कंसल्टेंट आपको कितना एक्टिव है चेकलिस्ट और सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने में, मेंटेन करने में, एप्लीकेशन को सबमिट करने में, आपसे पूरा अप टू डेट रखने में। टोटली डिपेंड करता है कंसल्टेंट के ऊपर भी कि आपका प्रोसेस वो कितना वो कर रहा है, धीरे, ठीक है। उसके बाद आ गया द लास्ट बट नॉट लीस्ट एम्प्लॉयर के ऊपर। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जैसे सीज़न है, बिजी है। मैं अब ये जो है टोटली बता रहा हूँ कि किचन वालों के ऊपर जो यहाँ पे कुक पे आते हैं। तो ऐसा है कि अभी विंटर था, अभी जैसे अभी भी थोड़ा बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो अभी जिनका वर्क परमिट अप्रूव हो भी, मतलब उनका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया है, वीज़ा आ गया, फिर भी वो आपको देखेंगे कि आपको बुला नहीं रहे। आपको आने के लिए यहाँ पे आपको एक एम्प्लॉयर लेटर भेजेगा, ठीक है, रेफरेंस लेटर, जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। जो पोर्ट ऑफ एंट्री वाला लेटर होता है कि आप आएंगे तो फिर वही दिखा के आप यहाँ एंट्री मार सकते हैं एयरपोर्ट से। वो आपको सेंड नहीं करेंगे, बोलेंगे थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि बिज़ी नहीं है। जब रेस्टोरेंट या फिर जो बिज़नेस बिज़ी नहीं है तो आपको बुला के करेंगे कि आपको घंटे दे नहीं पाएंगे। आपको घंटे देंगे नहीं तो आप यहाँ पे आके परेशान रहेंगे, खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं एम्प्लॉयर की, बहुत बार वो आपको बुलाना नहीं चाहेंगे जब तक बिज़ी ना हो। एक बार अब वो मेरे ख्याल से ये जो टाइम ऑफ द ईयर है मार्च अप्रैल, वो आपको धड़ाधड़ करके लोगों को ज़्यादा बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये समर स्टार्ट होगा और बिज़ी होना शुरू होगा मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए एम्प्लॉयर को। तो इस टाइम पे उन लोग आपको ज़्यादा बुलाएंगे, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं मैं बताया आपको, वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस का जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितना होगा। तो मैं फिर से एक कंक्लूजन में बता दूं कि क्या क्या जो पॉइंट्स हैं जो पूरा डिपेंड करता है आपका वर्क प्रोसेस का। और मैं बता दीजिए IRCC जो पैनल है गवर्नमेंट का जो ये सब करते हैं, उनके हिसाब से मतलब ऑन एन एवरेज एक वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो 134 डेज लग रहा है,
ठीक है, 134 डेज ऑन एन एवरेज एक एप्लीकेशन पे। तो मैं फिर से बता दूं पॉइंट वाइज कि क्या क्या पॉइंट अप्लाई कर रहा है और क्या कौन सी जगह पे काम किया, क्योंकि जब आप पूरा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री सबमिट करेंगे, तो वो जो IRCC जो पैनल है वो चेक करता है, तो इस पर भी टाइम लग जाता है। अगर आप कम जगहों पे काम किए तो उनको टाइम कम लगेगा, क्योंकि उनको कम चेक करना पड़ेगा बैकलॉग कैसा है। ठीक है, तो बता दूँ फिर से, ऑन एन एवरेज 8 से 9 महीने लगते हैं। कभी कभी डिपेंड करता है कि अगर आपका LMIA रेडी है तो वो आपका 6 महीने के अंदर भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और मेरा तो 1.5 साल लग गया था, कोविड का टाइम था, तो किसी को तो मैं देखा साल भर लगता है, किसी को 6 महीने लगता है, सब कुछ रेडी है तो। ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम कितना क्या है, मैटर करता है आपका वर्क परमिट का ड्यूरेशन का। ठीक है, तो टाइप ऑफ वर्क परमिट हो गया, लोकेशन ऑफ एप्लीकेशन हो गया, टाइम ऑफ द ईयर, बैकलॉग, आपका कंसल्टेंट कितना एक्टिव है, और एम्प्लॉयर को आप कब चाहिए उस पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। ठीक है, और आप वर्क परमिट पे आएँ, उसके लिए गुड लक। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें मुझे। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मेरे से पूछें। जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछता है मैं उसको सबको जवाब देता हूँ। इंडिविजुअली भी बहुत बार कोशिश करता हूँ कि पूरा बता सकूँ उनको। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। फिर से मिलते हैं, जय हिंद।